नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर हम यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करा चुके हैं। यूनिट नंबर 1 से मेरा मतलब है जो सिलेबस में आपका जो सिलेबस है यूपीटीसीटी का, उसके अंदर जो केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक है कौन सा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। ये पहला ही टॉपिक है दूसरी यूनिट का, जिसे हमने स्टार्ट कर दिया है और इसमें से एक नियम को हम पढ़ भी चुके हैं। वो नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए नियम की, जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी निश्चित अनुपात का नियम। समझ गए? तो आज हम सीखने वाले हैं निश्चित अनुपात का नियम। तो पेन और पेंसिल लेके बैठिए और आज मैं आपको सिखा के जाऊंगा निश्चित अनुपात का नियम। तो क्या कहता है ये नियम, जानेंगे इस वीडियो में। देखो, ये नियम कहता है कि आपने कोई भी सबस्टेंस बना लिया हो, ठीक है, कोई भी सबस्टेंस बनाया है, चाहे वो कैसे भी बनाया है, कोई भी मेथड आपने फॉलो किया है उस वे बनाने के लिए, ठीक है। जैसे आप ये मानिए कि आपको गन्ने का जूस चाहिए। अब गन्ने का जो जूस है आप उसे कैसे भी निकाल लीजिए, चाहे तो आप मशीन में रख के निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर उसे कूट के निकाल लीजिए, या फिर उसे मरोड़ के निकाल लीजिए। लेकिन जो तैयार क्या हो रहा है? गन्ने का जूस। तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है ना, वो जो है वो बिल्कुल फिक्स रहने वाला है। तो ये नियम ये कहता है कि आपने किसी भी सबस्टेंस को बनाया है, उसे चाहे कितनी भी विधियों से बनाया हो, कितनी भी विधियां आपने इस्तेमाल की हो, या किसी भी सोर्स का इस्तेमाल किया हो, है ना। तो जो सबस्टेंस बनेगा नया, काफी विधियां आपने इस्तेमाल कर ली, कोई भी सोर्स इस्तेमाल किया, जितने भी आपने सबस्टेंस बनाए, अगर वो सेम है तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। यानी समझ रहे हैं आप? तो इसका स्टेटमेंट मैं आपको लिख देता हूं। आपको मेरी भाषा भी थोड़ी सी अटपटी लग रही है, स्टेटमेंट के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसका स्टेटमेंट है कि यहां लिख देता हूं, है ना। तो यहां लिखेंगे द केमिकल कंपोजिशन of a substance remain same whether it is prepared by any method और सोर्स। इसका हिंदी में भी जान लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो इसका हिंदी में स्टेटमेंट, अच्छा ये स्टेटमेंट है, ठीक है, इससे आप समझ जाएंगे। तो इसका स्टेटमेंट मैं हिंदी में और लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। स्टेटमेंट हिंदी में ये कहता है कि आप किसी पदार्थ को चाहे किसी भी विधि से बना लें, या किसी भी सोर्स से बना लें, किसी भी स्रोत से बना लें, उसका कंपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संरचना, संगठन, वही रहता है। अगर आपको ये स्टेटमेंट याद रह गया तो समझो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसे समझो क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि आपने कोई भी सबस्टेंस बनाया तो उसका कंपोजिशन सेम ही रहना है। अब इसे बिल्कुल जनरल लाइफ में समझिए। जैसे आपने पानी तो सब समझते हैं, पानी तो सब समझते ही हैं।
अब पानी चाहे वो तालाब का पानी हो, चाहे वो बारिश का पानी हो, या फिर नदी का पानी हो, या समुद्र का पानी हो, या आपके हैंडपंप का पानी हो, या ट्यूबवेल का पानी हो, खेतों में लगाया गया पानी हो, बारिश का पानी हो, ये सारे जितने भी पानी हैं अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हैं। जैसे ट्यूबवेल का पानी जमीन के अंदर से आ रहा है, नल का पानी जमीन के अंदर से आ रहा है, बरसात का पानी आसमान में से आ रहा है, समुद्र का पानी किसी को नहीं पता कहां से आ रहा है, वो तो वहां पहले से ही है, नदियों का पानी पहाड़ों पे से आ रहा है। सबके सोर्सेज अलग हैं, हो सकता है सबके मेथड भी अलग हो, लेकिन जो पानी आपको मिला है उसका कंपोजिशन बिल्कुल वही है। क्या है? H2O। ऐसा तो है नहीं कि आप समुद्र के पानी को H2O नहीं कहेंगे या हैंडपंप के पानी को H2O नहीं कहेंगे, है ना? आप कहेंगे तो H2O ही ना। तो इनका जो कंपोजिशन है यानी H2O संगठन जो है वो उतना ही रहना है, चाहे आप किसी भी विधि से किसी भी स्रोत से बना लीजिए। बात अब तो क्लियर हो गई होगी ना? किसी भी मेथड से किसी भी चीज से बना लो, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहने वाला है। क्लियर है? अब आप कह रहे हैं कि सर हमारी समझ में पानी वानी तो नहीं आ रहा, आप बिल्कुल केमिस्ट्री का एग्जांपल लेकर समझा दो ताकि हम समझ सके। तो देखो केमिस्ट्री का एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो C+O2 क्या बन रहा है? CO2। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। फिर है CO प्लस हाफ O2, ये दूसरा मेथड है। यहां पे भी CO2 बनेगा, नीचे दिखेगा नहीं, मैं इसलिए इधर लिख रहा हूं। ठीक है, आप समझ गए ना? ये पहला मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड है कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तब भी CO2 निकलता है। और कोई भी मेटल का कार्बोनेट है, कोई भी मेटल का कार्बोनेट है, जब उसे हीट किया जाता है तो मेटल की जगह मैं M लिख देता हूं। बाद में पूछो सर ये M कौन सा एलिमेंट है? M एलिमेंट नहीं है, सारे मेटल्स के लिए मैंने M लिख दिया है, तब भी CO2 निकलता है। तो मैंने आपको 4 मेथड बताए हैं, चारों मेथड में CO2 निकल रहा है। अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ये वाला CO2 हरा निकलेगा, ये वाला CO2 पीला निकलेगा, ये काला निकलेगा, ये नीला निकलेगा, ये वाला CO2 मीठा है, ये खट्टा है, ये तीखा है, ये नमकीन है? ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी इस वाले CO2 की होंगी वही इसकी होंगी, वही इसकी होंगी, वही इसकी होंगी। क्लियर है बात? जितने CO2 का मास रेशो इसके साथ होगा उतना ही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। अब बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात समझ रहे हैं मेरी कि नहीं? समझ गए ना आप? अब यहां हमने क्या देखा कि 4 विधियों से हमने CO2 को बनाया है, और चारों ही मेथड अलग थे। अलग है ना, सेम थोड़े ना, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है। लेकिन जो CO2 बनी है उसका जो है कंपोजिशन यानी संगठन बिल्कुल नियत है। समझ गए? तो ये बस छोटा सा स्टेटमेंट है, अगर आपने दिमाग में डाल लिया तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको एक आध क्वेश्चन और देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। हमने देखा है रासायनिक संयोग के नियम, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम। इसका स्टेटमेंट है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सबस्टेंस रिमेन्स सेम वेदर इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड और एनी सोर्स। यानी किसी भी मेथड से, यानी किसी भी विधि से बनाया हो या किसी भी सोर्स से बनाया हो, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, जो संगठन है, वो एक जैसा रहने वाला है। जानेंगे इन सवालों के जरिए जो मैं आपके सामने लाने वाला हूं। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। जब तक मैं सवाल लिख रहा हूं तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक वाला बटन दबाइए, कमेंट करिए। ठीक है, तो सवाल आपके सामने है। सवाल है 1.80 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल वंस विद ऑक्सीजन गेव 3.0 ग्राम ऑक्साइड। ठीक है, 1.8 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल 1 इन ऑक्सीजन गेव 3.0 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। ये हो गया पहला। फिर दोबारा में हम क्या कर रहे हैं? दोबारा में 1.50 ग्राम ऑफ ए सेम मेटल हीटेड इन स्टीम गेव 2.50 ग्राम ऑफ इट्स मेटल ऑक्साइड। तो हमें बताना है कि कौन सा लॉ इसमें फॉलो हो रहा है। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं। कोई मेटल है, 1.80 ग्राम उसका लेके हमने उसे ऑक्सीजन में गर्म किया है, जलाया है, तो हमें 3 ग्राम
जो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर दोबारा में हमने क्या किया है, 1.50 ग्राम उसी धातु को लिया है और फिर से इस बार स्टीम यानी कि भाप में गर्म किया है, जलाया है, तो हमें कितनी मिलती है, 2.50 ग्राम धातु ऑक्साइड मिलता है। तो बताइए इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी स्थिर अनुपात का नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे सवालों को करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कैसे करते हैं ऐसे सवालों को सॉल्व। हर बार वही मेथड फॉलो करना है। ठीक है, इसे बाद में सॉल्व करेंगे, अभी थोड़ी बिल्कुल अभी करेंगे, मतलब बाद में, मतलब अभी थोड़ी देर में। पहले मैं आपको मेथड बता देता हूं। देखो, मान लीजिए आपके पास ax और by है। ठीक है, इससे ये बन रहा है, या मान लीजिए इधर से तो हमें मतलब होता ही नहीं है, इधर बन गया ax और by, ये बन गया है ना। इधर से तो मतलब होता ही नहीं है, इधर से इससे मतलब होता है ना, क्योंकि हमें जो सबस्टेंस मिला है उसी का तो कंपोजिशन देखना है। तो इसमें क्या है, जो A का रेशो B के साथ है वो पहले मेथड में और दूसरे मेथड में बराबर आ जाना चाहिए, या A की जो परसेंटेज है और B की जो परसेंटेज है वो बराबर आ जानी चाहिए। समझ गए? A का रेशो B के साथ जो पहले मेथड से आ रहा है और दूसरे मेथड से जो आ रहा है वो बराबर हो जाए। A का परसेंटेज B का परसेंटेज जो पहले मेथड में आ रहा है वही सेम A की परसेंटेज B की परसेंटेज दूसरे मेथड से आ जाए तो आपका काम बन गया। देखते हैं इसमें काम बन पा रहा है कि नहीं। मैं को डस्टर से मिटा देता हूं मैं इसे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है। सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं। कोई भी मेटल होगी उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई होगी तो मेटल ऑक्साइड बना होगा। ठीक है, अब देखो केस वन का मतलब जो पहला वाला जो रिएक्शन हुई है, मास ऑफ मेटल कितना है, मास ऑफ मेटल कितना है, इक्वल टू 1.80 ग्राम। ठीक है, अब टोटल मास कितना है, 3। टोटल इसका ग्राम, इसका है 3, इसका तो दे रखा है 3, इसका दे रखा है 1.8। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका निकालने के लिए इसमें से इसे घटाएंगे। क्लियर है बात? तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 3 में से 1.8 घटा दो, 3 माइनस 1.8 इक्वल टू 1.0। तो अब सवाल ये हो गया कि 1.2 ग्राम ऑक्सीजन है, 1.8 ग्राम मेटल है, ऑक्साइड बन रहा है 3 ग्राम। तो हमें ऑक्साइड से ही मतलब है एक्चुअली, मास ऑफ इनसे तो मतलब ही नहीं है ना। तो देखो अब हमें क्या करना है, इनका रेशो निकालना है ना। ए और बी का मैंने बताया था आपको, रेशो निकालेंगे। रेशो कैसे निकलेगा, देखो यहां थी मेटल, इधर थी ऑक्सीजन। ठीक है, मेटल का कितना था 1.8, ऑक्सीजन का था 1.2। रेशो निकालने के लिए 1.2 से भाग कर दो, कितना रेशो आ गया, ये आ जाएगा 1, ये तो कट ही जाएगा है ना, ऊपर आ जाएगा 9, 6, 1.5 आ गया क्या, रेशो 1। देखना 1.5 ही आ रहा है, चेक कर लो। 12 से हो जाएगा, 12 एकन 12, कितने 6, 12 5 60, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा रेशो निकल के आया 1.5 रेशो 1। ठीक है, अभी हमने निकाला है A रेस टू B। अभी हमें मास परसेंटेज और निकालनी है, तो वो मैं इधर निकाल देता हूं। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ A इक्वल टू, मास परसेंटेज कैसे निकलती है, A का मास अपॉन कुल मास। A से मतलब है मेटल, M लिख देता हूं। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ M का मास कितना है 1.8 डिवाइड बाई कुल इनटू 100, तो कितना आ गया 60%। और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वो कितना आ गया 1.2 डिवाइड बाई 3 इंटू 100%। इसे आप पहले डायरेक्ट भी लिख सकते थे 40%। डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे, जब ये 60 आ गया तो दूसरे को 100 माइनस करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 60-40% ये आया एक मेथड से। अब यही सेम प्रोसेस हमें दूसरे वाले मेथड में करना है, इस वाले में 1.5 ग्राम वाले में। अगर इसके रिजल्ट हमारे पहले वाले रिजल्ट के साथ मैच कर जाते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा जो लॉ है कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला वो वैलिडेट हो गया है। ठीक है,
तो देखो दूसरे वाली कैलकुलेशन में इधर कर देता हूं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसे थोड़ा सा घुमा लेता हूं, हो सकता है कि शायद आपको ना दिख रहा हो। हाँ, अब देखो 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल, तो मास ऑफ मेटल कितना है, ये केस 2 है, ठीक है, यहां मैं केस 2 लिख देता हूं। मास ऑफ मेटल इक्वल टू 1.50 ग्राम, ठीक है, ये केस 1 था, इधर केस 2 है इधर। और क्या है, गेव 2.5 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, सेम मेथड सेम बिल्कुल सेम करेंगे, O2 कितना हो गया, उसे घटा दो, 2.50 में से 1.50 घटा दो, कितना आ गया 1, ठीक है, 1 ग्राम। अब हमने ये निकाल लिया, अब हम निकालेंगे रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मेटल लिखेंगे, यहाँ मेटल और यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन। मेटल का मास कितना है 1.50 और इसका है 1, यहाँ तो रेशो डायरेक्ट ही आ गया, इसमें तो भाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, भाग तब लगाया जाता है जब 1 नहीं होता है, यहाँ तो 1 है तो भाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 1.50:1 आ गया, देखो रिजल्ट मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन हम अभी भी नहीं रुकेंगे, हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। वैसे आप यहीं पे आंसर कर सकते हैं, मैं आपको अभी एक और ट्रिक बता दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें ये निकालना है, तो मास परसेंटेज ऑफ M इक्वल टू कितनी हो जाएगी, M का मास 1.5 अपॉन टोटल मास 2.50 इंटू 100%, ठीक है। तो ये काट लो, इसे कितना कट गया, 25 ऊपर आ गया, चौका 15 चौके 60% और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और निकाल लो, ऑफ ऑक्सीजन का कितना है 1/2.50 इंटू 100, 40%, ठीक है। अब देखो हमने पहले मेथड में क्या निकाला, हमने पहले मेथड में क्या निकाला कि सबसे पहले हमने देखा कि मेटल का मास कितना था, ऑक्सीजन का मास कितना था और मेटल ऑक्साइड का मास कितना था। फिर हमने निकाला मेटल का रेशो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रेशो क्या आ रहा था, और मेटल का मास परसेंटेज और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज देखा कि क्या आ रहा है, ठीक है। रेशो आ रहा था 1.5:1 और परसेंटेज आ रही थी 60 और 40। फिर हमने दूसरा वाला मेथड जो दे रखा है उन्होंने, दूसरा मेथड यहां से है, पहला मेथड यहां से यहां तक था, दूसरा यहां से यहां तक है। पहले मेथड में उन्होंने आग के साथ क्रिया कराई है, दूसरे मेथड में उन्होंने स्टीम के साथ क्रिया कराई है। दूसरे मेथड में हमने ऐसे सॉल्व किया, पहले मेथड के रिजल्ट दूसरे मेथड के साथ कंप्लीटली वेरीफाई हो रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यहां पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिडेट होता है। अगर आप चाहें, क्योंकि आपको जल्दी होगी एग्जामिनेशन हॉल में, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को करना चाहेंगे, तो ये मेथड में से कोई भी एक मेथड इस्तेमाल कर लेना जिसमें आपको इजी लगे। आपको लगता है कि मैं रेशो जल्दी निकाल लूंगा, तो आप रेशो निकाल लीजिए, पहले मेथड का दूसरे मेथड का सेम आ रहा है, टिक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं परसेंटेज जल्दी निकाल लूंगा, तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए, पहले मेथड की दूसरे मेथड की और टिक कर दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आज आपको समझाया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर आपकी अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम जो चैनल की लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, वहां से जरूर ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, वहां डिस्कशन चलता रहता है, कोई क्वेश्चन जानना है, कोई क्वेरी है, आप वहां फट से लिखिए, आपको फट से आंसर मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुड बाय।